वेलकम टू काली ट्विस्टेड स्टोरीज पार्ट 68। जय माँ काली जय माँ तारा, आप सबका भला हो। राधा और कृष्ण के प्रेम के 6वें अध्याय में आप सबका स्वागत है। कृष्ण का एक एक दिमाग का नस फटने लगा था। अब उसके हाथ से उसका मोबाइल नीचे गिर गया और वो धड़ाम से ज़मीन पर गिर पड़ा। उसको यकीन ही नहीं हुआ। किसी ने उससे कुछ कहा या नहीं कहा, उसे कभी फर्क नहीं पड़ा, पर आज राधा ने उसको चरित्रहीन जरूर कह दिया था। जिस राधा के लिए उसने इतने लोगों से लड़ाई करी, सबसे जूझता रहा, अपने परिवार से, पत्नी से, सब लोगों से, सब कुछ दांव पर लगा दिया था, आज वही राधा बदल चुकी थी और उसे चरित्रहीन कह रही थी। उसका प्यार चरित्रहीनता की एक निशानी सा बन गया था। उसको समझ में नहीं आ रहा था, क्या उसने अपने जीवन में गलत डिसीजन लिए थे या उसने प्यार ढूंढना एक गुनाह के रूप में किया था। क्या प्यार एक गुनाह है? क्या खुश रहना एक गुनाह है? वो यही सोच रहा था। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसने सोचा, राधा खुश होगी तभी ऐसा बोल रही है। जाने दो, वो अपनी जीवन में खुश है और वो हमेशा खुश रहे, तरक्की करे। उसके मन में राधा के लिए कोई पीड़ा नहीं थी, क्योंकि वही तो था जिसने उसकी शादी के लिए उस पर दबाव डाला था। और अब वो जब सेट हो गई थी तो उसका यह कोई हक नहीं बनता कि वो उसको वापस बुला ले। और वादा, झूठा वादा था वो या सच्चा वादा था वो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कृष्ण ने अपने दिमाग को संभाला और जोर देकर अपने दिमाग पर बोला, इसी में ही उसकी भलाई है। अब वो सेट हो चुकी है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कृष्ण। राधा बहुत खुश है। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं जीवन कहाँ ले जाता है। यह सोचकर उसने लखनऊ फ़ोन किया। दूसरी साइड से आवाज़ आई, हेलो कृष्ण, तुमने बड़ी जल्दी कॉल कर दिया। मैंने तो सोचा था सुबह 7 बजे जब तुम्हारी ट्रेन लैंड करेगी प्रयागराज में, तभी तुम मुझे कॉल कर दोगे कि मैं प्रयागराज पहुंच गया हूं। और बताओ क्या हालचाल है? कृष्ण बोला, यार मैं क्या बताऊं, मैं जहन्नुम में हूं, क्या करूं मैं? यह कहकर उसने सारा वृतांत नीलम को सुना दिया। नीलम बोली, तुम फिक्र न करो, तुरंत लखनऊ आ जाओ। तुम्हारा कोई हो ना हो, तुम्हारी ये दोस्त 15 दिन पुरानी दोस्त तो ज़रूरी है। तुम आओ, मैंने तुम्हारे लिए कमरा देख लिया है, यही कमरा इंदिरा नगर में ही है। तो कृष्ण बोला, ठीक है नीलम, मैं आता हूँ। कहकर कृष्ण स्टेशन की तरफ वापस निकल पड़ा, उन्हीं 2 सूटकेसेस को लेकर जो रुक्मणी ने छोड़ा था। ट्रेन पकड़कर सीधे लखनऊ पहुंचने पर उसने नीलम को कांटेक्ट किया। नीलम अपनी कार से कृष्ण को लेने स्टेशन आ गई और स्टेशन से दोनों डायरेक्ट C406 विशाल एक्सरे क्लिनिक इंदिरा नगर लखनऊ के उस मकान में पहुंचे जहां नीचे 2 कमरे खाली थे जो नीलम ने कृष्ण के लिए बुक किए थे। वहीं किराए के घर पर को दिखाकर उन्होंने कहा, ये रिटायर्ड डॉक्टर का घर है और यहाँ के लोग भी बहुत ही सज्जन हैं। इन्होंने मेरी बहुत ही हेल्प करी है। इनसे मैंने एक बार बोला और तुम्हारे बारे में बताया तो ये मान गए। ये नीचे के 2 कमरे ये तुम्हें रेंट पर देने के लिए तैयार है। 15,000 डिपॉजिट और 30,000 रुपीज़ एडवांस। जब आप छोड़ेंगे तब हिसाब किताब होगा। तो इन ऑल 45,000। कृष्ण ने बोला कि यार मेरे पास तो 5 पैसे नहीं बचे। रुक्मणी ने सारे बैंक सब कुछ सील करवा दिया है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। हाँ, अगले महीने सैलरी आएगी तो सैलरी दे सकता हूँ।
नीलम ने हंसकर बोला, मुझे पता था ऐसा ही कुछ हो सकता है, इसीलिए मैंने पहले ही सारा इंतज़ाम कर रखा है। मैंने 15,000 भी दे दिया है और 30,000 भी। धीरे धीरे चुकाते रहना, आखिर दोस्ती की है, निभानी तो पड़ेगी ही। कृष्ण जो इतना परेशान था, नीलम के साथ मिलते ही उसके चेहरे पे एक अलग सी मुस्कान आ गई। उसको लगा कि अब वो यहाँ सेफ है। उसे लगा कि लखनऊ वो जगह है जहाँ वो कुछ तरक्की कर सकता है, जहाँ उसके शायद कुछ नए दोस्त बने, शायद यहीं से एक नई ज़िंदगी स्टार्ट हो। नीलम जैसी दोस्त मिलने पर उसने भगवान को बार बार धन्यवाद दिया। उसे लगा था कि उसकी लाइफ में अब कोई भी नहीं है और उसकी कोई भी मदद नहीं करेगा, पर ईश्वर हमेशा दुखी लोगों को हमेशा देखता है और उनकी मदद करता है। इसीलिए उसने नीलम जैसा दोस्त कृष्ण को दे दिया था और कृष्ण नीलम जैसा दोस्त पाकर धन्य हो गया था। अब दोनों रोज़ साथ में ऑफिस जाते, साथ में बाहर घूमते, गंजिंग करते, कभी नरेही जाते, वहाँ पे पाल की लस्सी पीते, कभी अमीनाबाद जाते, वहाँ पर जाकर चाट खाते। अरे हज़रतगंज की जो वो बास्केट चाट है, उसके बारे में तो मैं बताना ही भूल गया कि बास्केट चाट दोनों खाने गए तो नाम सुनकर ही कृष्ण बोला कि अरे बास्केट चाट क्या बास्केट में देंगे क्या? नीलम हंसकर बोली, नहीं जी, जो दोना होता है ना उसको भी आप खा सकते हैं, ऐसी होती है बास्केट चाट। आइए लखनऊ की नज़ाकत आपको दिखाती हूँ और यहाँ का फूड आपको टेस्ट कराती हूँ। दोनों साहू सिनेमा हॉल के सामने से के बगल में जो ठेला लगा रहता है, वहाँ से मटर और चाट खाने लगे। दोनों गोलगप्पे एंजॉय कर रहे थे कि कृष्ण ने बोला, अरे राधा, एक गोलगप्पा मेरी तरफ से, मेरे हाथ से खाओ ना राधा। नीलम ने मुस्कुरा कर देखा, कहा, अरे मजनू जी, ज़रा ध्यान दीजिए कौन खड़ा है, मेरा नाम नीलम है, राधा नहीं। ये सुनकर कृष्ण थोड़ा झेप सा गया, बोला, अभी आदत गई नहीं है, पुरानी यादें वापस आ जाती हैं। ऐसे ही मैं और राधा गोलगप्पे खाया करते थे और मैं उसको अपने हाथ से खिला दिया करता था 2-3। भूल जाओ, अब वो किसी और के हाथ से गोलगप्पे खा रही है, समझे? याद है ना उसने क्या कहा है, तुम्हारे लिए वही अच्छा है कि तुम उसे जितना जल्दी भूल जाओ उतना अच्छा है। कृष्ण ने बोला, भूल जाऊंगा, जैसे वो भूल गई वैसे मैं भी भूल जाऊंगा, धीरे 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 कर कर। लेकिन थोड़ा टाइम तो लगेगा ही ना, इतनी जल्दी इतना पुराना रिलेशन भूल नहीं सकता हूँ मैं। वो भूल गई, ये अच्छी बात है उसके लिए, भगवान ने उसके साथ अच्छा किया। 10 साल वो मेरे चक्कर में फंसी रही, कम से कम अब तो उसको एक अच्छा घर मिला हुआ है, एक अच्छा हस्बैंड मिला है, जिसके मुकाबले उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। इसका मतलब वो वहाँ बहुत खुश है, बहुत अच्छी बात है। मैं भी उसके लिए बहुत खुश हूँ और जैसे उसने मुझे भुला दिया वैसे ही धीरे धीरे कर कर मैं भी उसे भुला दूँगा नीलम, पर इन सब चीज़ों में तो टाइम लगेगा ना। नीलम बोली, ज़्यादा इमोशनल मत हो और सीरियस, मेरे साथ लाइवली रहा करो, समझे? मुझे लाइवली कृष्ण पसंद है और ये शेव कभी भी मत बढ़ाना, मुझे क्लीन शेव ही पसंद है। कृष्ण तपाक से बोला, राधा को भी क्लीन शेव पसंद था। जब भी मेरी शेव बढ़ जाती थी वो मुझको हमेशा टोक देती थी, आप मुझे क्लीन शेव में पसंद है, और मैं तुरंत दूसरे दिन ही शेव कराकर खटाक से आ जाता था। जब भी वो मुझे टोकती थी तो मुझे लगता था कि कोई मुझे देखने वाला है, प्यार करने वाला है, वो चाहता है कि मैं सुंदर दिखूं, वो चाहता है कि मैं अच्छा दिखूं, स्मार्ट रहूं। इसके विपरीत रुक्मणी को तो कभी कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं था। शायद इसीलिए कृष्ण राधा के लिए इतना ज़्यादा इंक्लाइंड हो गया था कि जब आपको एक तरफ से केवल नफ़रत ही मिल रही हो तो फिर ज़रा सा भी अगर कहीं से प्यार मिल जाता है तो आप वहाँ टूट कर गिर जाते हैं। ये तो मानव का स्वभाव है, चाहे आदमी हो चाहे औरत, जो भी कमज़ोर होगा वो कहीं पे भी टूट जाएगा। और कमज़ोर करने वाला कौन होता है? उसका पार्टनर। और ज़्यादातर केसेस में
यही होता होगा मेरे ख्याल से। जैसे कृष्ण के साथ हो रहा है, वैसे कृष्ण की जगह कोई स्त्री भी हो सकती है, उनके साथ भी हो सकता है ये। तो कृष्ण खैर नीलम से बोलता है कि नीलम, फ्यूचर में हम लोग साथ में बिजनेस कर सकते हैं। अपनी जोड़ी एकदम डबल रोटी और मक्खन जैसी है। तुम हर जगह मेरा साथ देती हो और मुझे हर जगह तुम्हारा साथ अच्छा लगता है। नीलम ने बोला, 15 दिन में दोस्ती और अब 15 दिन हुए हैं लखनऊ में आए हुए, और जनाब को बिज़नेस करना है, वो भी हमारे साथ। भाई इतना भरोसा मत कीजिए हम पर, कहीं हम भी आपको दगा दे गए तो। कृष्ण मुस्कुराया, कहा, राधा से बड़ा दगा और कोई नहीं दे सकता था। उसने मुझे चरित्रहीन जब बोला तो मुझे अपनी हैसियत और औकात पता चल गई, इसलिए मैं सर झुकाकर वहाँ से भी चला आया। मुझको समझ में आया कि इतने साल जो मैं उसके साथ करता था, जो मैं उसके साथ होता था, वो तो चरित्रवान थी, पर मैं चरित्रहीन था उसकी नज़रों में। और ये मुझे तब उसने बताया जब उसे फिर कोई और मिल गया। खैर कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, जो बीत गया सो बीत गया, अब आगे देखना है। नीलम बोली, दैट्स माय बॉय, अब आगे ही देखना है, सोचने की ज़रूरत नहीं कि क्या हो रहा है। ओके। अब नीलम और कृष्ण को लखनऊ में 2 महीने हो चुके थे, और कृष्ण रुक्मणी पुराण और राधा पुराण से एकदम दूर था। उसकी तबीयत भी सही सी होने लगी थी, चेहरा भी खिल गया था। नीलम का साथ पाकर वो जैसे फिर से जिंदा हो गया था। नीलम भी चहकती रहती और उसको भी हंसाती रहती। हंसने से फेस की तो एक्सरसाइज होती ही है, लंग्स की भी होती है। आप फिर से जवान हो जाते हैं। जब तक आप खुश रहेंगे अपनी लाइफ में, तभी तक आप यंग रहेंगे। अगर आप दुखी होने लगे तो फिर बुढ़ापा नज़दीक ही है, ये जान लीजिए। और कृष्ण जो कि अभी 40 ईयर्स का था, फिर से जवान होने लगा था नीलम के साथ। वो अपनी जीवन को फिर से जीने लगा था। उसकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ गई थी। बस यही तो नहीं होता ज़िंदगी में, स्टेबिलिटी। लाइफ हमेशा हिचकोलों से भरी रहती है। एक नए चैलेंज से, एक नए चुनौती से वो हमेशा ओतप्रोत रहती है। हमेशा जीवन एक नया संघर्ष लेकर आता है। ये हम सबको जानना चाहिए, और कृष्ण को भी। सब ने सोच लिया कि कृष्ण तो मस्त हो गया, और राधा ने कृष्ण को चरित्रहीन कह दिया। पर किसी ने ये नहीं सोचा कि अगर इतना गहरा प्यार था तो राधा उसे चरित्रहीन कह कैसे सकती थी। उन 15 दिनों में जिनमें कृष्ण ऋषिकेश में था और मेडिटेशन कर रहा था, राधा के ऊपर क्या बीत रही थी और क्या बीती, ये कृष्ण को नहीं पता था। और अगर उसे पता होता तो वो शायद लखनऊ में ना होता, वो कहीं और होता। कृष्ण अपने घर से निकलने ही वाला था कि फोन की घंटी गनगनाई। टिन 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 टिन। फ्लैश में राधा का नाम आ रहा था। कृष्ण ने सोचा कि लग रहा है राधा उसे कुछ नया पाठ पढ़ाने जा रही है चरित्र का। क्यों ना वो उसे कह दे कि बस उसने सीख लिया है कि प्यार क्या चीज़ होती है और चरित्र क्या चीज़ होता है। अब उसे और सीखने की राधा से ज़रूरत नहीं है। ये सोचकर उसने फ़ोन उठाया, और फ़ोन उठाते ही दूसरी साइड से राधा की आवाज़ आई, कृष्ण कृष्ण, मैं जहन्नुम में हूँ, क्या तुम मुझे आके यहाँ से ले जाओगे? तो कैसी लगी कहानी? तो आगे के एपिसोड में क्या हो सकता है जो मैं कल अपलोड करूँगा? राधा के साथ क्या हुआ होगा? क्या रुक्मणी ने कोई नई चाल चली है, या रुक्मणी अब फिर कोई नई चाल चलेगी? क्या नीलम और कृष्ण केवल दोस्त रहेंगे, या उनके बीच में प्रेम हो जाएगा? और राधा जिसने अभी मदद की गुहार लगा दी है,
क्या कृष्ण भी उसको वैसा ही जवाब देगा जैसा राधा ने दिया था? तो जानने के लिए कल का एपिसोड देखिएगा। जय मां काली, जय मां तारा। आप सबका भला हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।